सर निश्चित ही मैं क्या पूरे मध्य प्रदेश के जो भी एस्पिरेंट हैं वो आपके इस एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़े भी हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और गाइड को बुलाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा था। सो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप बिल्कुल यहाँ की टेस्ट सीरीज़ भी बहुत किफ़ायती रेट वाली आप ले सकते हैं और एक स्टैंडर्ड वाली ले सकते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम्स को पूरी एनर्जी के साथ आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसे हम लोग टॉपर्स के साथ लगातार सेशन हमारे चल रहे थे और विभिन्न एग्ज़ाम्स और विभिन्न पदों पर चयनित टॉपर्स के साथ हम एक मार्गदर्शन जो हमारा प्रोग्राम चलता है किफ़ायती शिक्षा के साथ में, तो वैसे आप लोग काफ़ी टॉपर्स को देख चुके होंगे और सबकी क्या पर्सनालिटी अलग अलग होती है, सभी के अनुभव अलग अलग होते हैं। चूँकि हर स्टूडेंट की जर्नी अलग अलग होती है जब वो एग्ज़ाम निकालता है। तो मैं ज़्यादा लेट ना करूं और शुरू करता हूं। तो मेरे साथ आज ऐश्वर्या जी हैं जो अभी MPPSC 2020 में चयनित हुई हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐश्वर्या जी पहले अपने बारे में कुछ बताएं, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आगे बढ़ते जाएंगे सेशन में। नमस्कार सर, हेलो एवरीवन। मेरा नाम ऐश्वर्या है। मैंने 2019-2018 से अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। 2019 में भी मेरा चयन साक्षात्कार के लिए हुआ है, जिसका इंटरव्यू होने वाला है, और अभी मैं अकाउंटिंग ऑफिसर के रूप में लेखा सेवा में मेरा चयन हुआ है। सो बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन जो था वो सिविल इंजीनियरिंग में था। इसके बाद मैंने सिविल इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं भी दी हैं जॉब के दौरान। फिर जब झुकाव सिविल सेवा के प्रति ज़्यादा था, तो सिविल इंजीनियर से सिविल सर्वेंट के रूप में मैंने मेरी जर्नी शुरू की। और इस जर्नी में चूँकि 2 साल कोविड भी आ गए थे, तो कोविड को सब पार करते हुए आज जो इंटरव्यू के बाद चयन हुआ, उसमें मेरा आप सभी से कुछ स्टेप बाय स्टेप हम उसके लिए बात करेंगे कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो कर सकते हैं आप। और चूँकि आप एक टीचर भी रही हैं, तो मेंस के लिए भी एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकती हैं जी। हाँ, तो ऐश्वर्या जी जैसे एक टीचर भी रही हैं, तो हम लोग मेंस प्रोग्राम पे भी उनके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। और हम मेरे साथ में आज एक और मेंटर हैं, शायद आप लोग पहले कई बार देख चुके हैं मेरे साथ में, और हमारे प्रोग्राम्स में डायरेक्ट वो सहयोगी भी हैं जो किफ़ायती शिक्षा प्रोग्राम VS एजुकेशन के चलते हैं। तो निखिल जी भी इसमें शामिल होंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी शुरुआत मैंने ही की थी, तो सबसे पहले मैं अपने VS एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में पहले ऐश्वर्या जी से जानना चाहूँगा। जैसे हम लोग मेंस टेस्ट सीरीज़ या इंटरव्यू प्रोग्राम चलाते हैं, तो वो कहाँ तक कारगर हैं? मतलब जो हम लोग एक मुहिम चलाते हैं किफ़ायती शिक्षा का, तो आप कैसे उसको किस नज़र से देखती हो? कैसा है हम लोगों का ये जो चल रहा है पूरा? जी सर, निश्चित ही मैं क्या पूरे मध्य प्रदेश के जो भी एस्पिरेंट हैं वो आपके इस एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़े भी हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो निश्चित ही आपकी जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी है वो भी एक अच्छे स्तर की टेस्ट सीरीज़ है, और काफ़ी किफ़ायती रेट में, या ना के बराबर रेट ही कहें, तो उसमें सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिली है। इसी के साथ में मेंस के प्रोग्राम में भी मतलब काफ़ी एक जो पेपर का स्तर है और कॉपी चेकिंग भी है, वो भी काफ़ी अच्छा रहा। और जो आपका इंटरव्यू सेशन है, जो आप मेंटर्स को बुलाते हैं, जो भी आप गाइड को बुलाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा था। सो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप बिल्कुल यहाँ की टेस्ट सीरीज़ भी बहुत किफ़ायती रेट वाली आप ले सकते हैं और एक स्टैंडर्ड वाली ले सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ का ये मकसद कभी नहीं होता कि जो क्वेश्चन पूछे जाएँ एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। ऐसा बहुत कम ही होता है कि आपको 100 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन मिले, लेकिन एक आइडिया लगना, एक आप उनको एलिमिनेट करना, उसको सॉल्व करना, वो 16 शहरों में जो हमने 16 शहरों में कराया, तो एक वो हम लोग जो मर्ज रिजल्ट का कॉन्सेप्ट करते हैं, वो नए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जो अनुभवी हो गए उनके लिए कोई दिक्कत है नहीं, वो तो अपने उनका सेल्फ ही इतना अच्छा होता है कि वो सब कर सकते हैं। लेकिन नए बच्चे होते हैं, उनको एक कंपटीशन की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। हम इसमें अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि भाई इतने 1000 लोगों में हम कहाँ आ रहे हैं। तो एक बार ये भी एक साइकोलॉजिकल ये भी इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आप एक बार टॉप करें तो आपको लगता है कि हाँ अब हम कर सकते हैं, या आपके थोड़े मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, इट मीन्स आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। तो सर एक वो अच्छा कंसेप्ट था कि ऑल ओवर MP में आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर होता है, अच्छी चीज़ है। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन की ओर तो बढ़ता हूँ कि आप एज अ सिविल इंजीनियर जब शामिल हुए हैं, तो फिर एक इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड, हालांकि ये तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ 2 मिनट आप इसको भी बताइए कि वो बच्चे जो कर रहे हैं वो कैसे इस फील्ड में अगर बढ़ना चाहें तो बढ़े आगे। मेरा ये है कि उनको कुछ एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए। जी सर। सर पहले तो मुझे ये लगती है कि ऐसा कुछ भी टैबू नहीं है कि कोई इंजीनियर इसमें नहीं आ सकता, कोई डॉक्टर इसमें नहीं आ सकता, या जिन्होंने सिर्फ आपके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है वही आ सकते हैं। ये बेसिकली एक समझने का विषय है कि हाँ, एक फ़ायदा उनको ज़रूर मिलता है जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से आते हैं, कि उन्होंने वो चीज़ पहले पढ़ रखी है।
हम इंजीनियर्स के स्टूडेंट ने या मेडिकल वालों ने नहीं पढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फील्ड का जो भी हम सीख के आते हैं, स्किल सीख के आते हैं, वो लाभ कहीं ना कहीं देती है। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आपको एनालिटिकल चीज़ जल्दी समझ में आएगी, आपको जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो जल्दी समझ में आएंगे। और सर एक ये जो पूरे एमपीपीएससी की जर्नी, अगर कोई ये कहे कि 3 महीनों में या 6 महीनों में हो जाए, तो मेरे एक्सपीरियंस से तो ये असंभव शॉर्टकट है ही नहीं है ना, पीएससी का कोई शॉर्टकट ही नहीं है। ये जो सफ़र है आपको बहुत कुछ देता है, तो वो मेहनत भी उतनी मांगता है। तो अगर आप 1 से 1.5 साल अपनी प्रिपरेशन को बहुत ऑनेस्टली देते हैं, सिलेबस कवर धीरे धीरे करते करते, तो वो चीज़ें पे करती हैं आपको। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस बैकग्राउंड के हो तो नहीं आ सकते, क्योंकि आपको पढ़ना वही चीज़ें हैं। और ये पूरा आपकी अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है, आप किस सब्जेक्ट को कितनी आसानी से, कितना अच्छे तरीके से ग्रैस्प करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है सबसे इम्पोर्टेंट कि स्टूडेंट सभी लोग होते हैं, लेकिन आपने एज अ टीचर भी अपना करीब 2 से 3 साल एक अनुभव आपके पास रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके पास कुछ अलग हो जाता है और स्टूडेंट से, कि आपका अनुभव एक टीचर की भी तौर पे तो आप वो देख पाते हो, क्योंकि टीचर एक सिखाने वाला होता है, स्टूडेंट एक सीखने वाला होता है। तो आपने वो दोनों काम किया, तो मेरे ख्याल से एक संतुलन के हिसाब से आप नए बच्चों को भी बता सकते हैं कि अगर करते हैं तो इसमें क्या गलतियां ना करें। मैं ये बोलूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, कि एक तो सिलेबस का दिक्कत है कि लोगों के पास सही सोर्स ही नहीं कि वो क्या कैसे आगे बढ़े। तो आप ये बताएं कि क्या गलतियां ना करें, बाकी फिर निखिल जी इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो एक आप इसमें एक मैसेज दीजिए बच्चों के लिए। जी सर बतौर टीचर मैंने इस सफ़र को जितना और समझा और बारीकी से समझा, तो ये होता है कि हम तैयारी तो करते हैं, है ना, हर एस्पिरेंट बोलते हैं हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कितनी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सही वैल्यूएशन नहीं हुआ तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो बतौर टीचर मैंने उस बारीकी से इस चीज़ को देखा कि कोई भी सब्जेक्ट है, हम उसे कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, हम किसी क्वेश्चन को कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, कितने आसानी से उसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से कि एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स रटते हैं सिलेबस को, थिंकर्स को रटते हैं। यहाँ रटने का ही खेल होता है, तो ये चीज़ और कुछ होती है। तो आप जो भी है उसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करें। मेरा एक तरीका ये भी रहा कि मैं हर चीज़ को अभी भी पढ़ाती हूँ तो बच्चों को इमेजिन करवा देती हूँ कि अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप पॉलिटी इमेजिन कर लें, अगर आप एमपी पढ़ रहे हैं ना तो एमपी को इमेजिन कर लें। कोई ज्योग्राफी है तो अगर जब तक इमेजिन हो जाएगी ना वो, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपको धीरे धीरे चीज़ों को तोड़ना है और उसको समझ समझ के पढ़ना है। लोग कहते हैं कि 1 महीने बाद ही आंसर राइटिंग शुरू करना है, 1 महीने बाद ही क्वेश्चन लगाना है। मैं बोलती हूँ बिल्कुल नहीं लगाना। आंसर राइटिंग आप तब करेंगे जब आपको उस विषय की समझ हो जाएगी, आपको उस यूनिट की समझ हो जाएगी, जब आपको चीज़ें याद हो जाएगी। आंसर राइटिंग सेकंड फेज है, मतलब पहले तो आपको सिलेबस इतने अच्छे से कंप्लीट हो तब ही उस पे जाए, नहीं तो वो अधूरी आंसर राइटिंग है। आप लिखोगे तो आपके विचार ही नहीं है। तो मतलब ये मैच्योरिटी का ये है कि मतलब कुल मिला के जो कंक्लूजन मुझे समझ में आ रहा है ऐश्वर्या जी ने जो बताया है कि पहली चीज़ तो शॉर्टकट नहीं है इसका। एक आप पहले डिटेल सिलेबस पढ़िए, आंसर राइटिंग तब शुरू कीजिए जब आप उसके लिए मैच्योर हो चुके हो, क्योंकि आप जब विचार लिखोगे तो अगर मैच्योर विचार नहीं तो आप अच्छा लिख कैसे सकते हैं। तो चलिए मैंने अपने जो क्वेश्चन थे पूरे कर लिए, अब मैं निखिल जी को बोलूँगा कि वो शुरू करें, तो ये सेशन शुरू करेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निखिल श्रीवास्तव। जैसा कि विक्रम सर ने बताया कि आज हमारे साथ ऐश्वर्या मुंद्रा मैम है, जो कि राज्य सेवा परीक्षा 2020 में अधीनस्थ लेखा सेवा के पद पे इनका चयन हुआ है। ऐश्वर्या मैम के साथ मेरा एक और रिलेशन रहा है कि मैं इनका जूनियर हूं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जो है आज इनके साथ एक टॉक सेशन करने का और इनकी स्ट्रैटेजी जो है जानने का और मैम की लाइफ जर्नी जानने का जो है अवसर मिला है। तो एक ब्रीफ में मैम मैं आपसे जो है आपकी जो जर्नी है उसके बारे में जानना चाहूँगा। मैंने 2018 में या यूँ कहूँ मिड 2018 में मैंने मेरी प्रिपरेशन शुरू की थी, और मेरी प्रिपरेशन के शुरुआती स्तर पर प्रिपरेशन पूरी सेल्फ ही रही है। बुक्स स्टैंडर्ड बुक से रीड करके, एनसीईआरटी से रीड करके पूरे मैंने सिर्फ पढ़ा, फिर धीरे धीरे नोट्स बनाए, फिर एक आध साल में जब चीज़ें समझ में आई, क्योंकि सिलेबस जाना है, क्योंकि शुरुआत में सिलेबस ही नहीं मालूम होता है, धीरे धीरे करते हम 2019 के प्रीलिम्स तक पहुँचे। फिर कोविड का ग्रहण हमारे उसमें लग गया 2 साल का, और धीरे धीरे कुछ एग्ज़ाम के डिले के भी कारण चीज़ें पूरी चलती चली गई। इस पूरी जर्नी में नो डाउट हर स्टूडेंट की लाइफ में अप डाउन आते हैं, हमारी लाइफ में भी आए, लेकिन मेरा एक ये मानना रहा कि हम रुके नहीं, कंटिन्यूस चलते रहे। तो शायद इस कंटिन्यूस चलने का ही परिणाम ये रहा कि
मैम जैसा कि आपने बताया कि 2018 से लेके अभी 2023 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो गए हैं। तो इतने लंबे समय प्रिपरेशन में कैसे जो है अपने आप को पेशेंट रखना जो है और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहना, वो कैसे जो है आपने किया? हाँ, ये बात तो निखिल बिल्कुल सही बोल रहा है कि पेशेंस तो बिल्कुल आपका, मतलब ये सिविल सर्विसेज जो है एक तरीके से आपके पेशेंस का भी खेल है। नो डाउट कई बार लगता है कि यार एग्जाम नहीं हो रहे हैं, छोड़ देते हैं, सफ़र छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि धीरे धीरे जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो फिर आपके पास, आप भी खुद जॉब करना चाहते हैं और मैंने तो जॉब छोड़ के तैयारी की थी, तो नो डाउट प्रेशर्स आते हैं। लेकिन जब भी कभी प्रेशर आए तो ये सोचें आपने शुरू क्यों किया था, या आपका ड्रीम क्या था, या आपके पेरेंट्स का ड्रीम क्या था, आप क्यों चाहते हैं ये। तो जब आपके दिमाग में वो क्यों की चिंगारी जगती रहेगी ना, तो मुझे लगता है वो पेशेंस आता जाएगा। और जब भी कभी लगे कि यार अब हमसे नहीं हो रहा, पेशेंस नहीं आ रहा, तो आप खुद को भी समय दें, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रिपरेशन के करते करते हम खुद को भूल जाते हैं। पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पढ़े ही जा रहे हैं, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन आप खुद को भी जिंदा रखें। मतलब जो आपको कुछ थोड़ा भी अच्छा लगता है करने, आप वो करें। तो इससे होगा कि आप खुश बने रहेंगे, खुश बने रहे तो आप कंटिन्यू बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन जो मैम आपसे करना चाहूँगा मैं, वो ये है कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं या जो नया बच्चा है, जैसे कोई अंडर ग्रेजुएट बच्चा है, उसके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि क्या प्रिपरेशन, जैसे कि हम बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो है ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि बस 6 महीने में तैयारी हो गई या 8 महीने पढ़ के जो है हमने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक राइट अमाउंट ऑफ टाइम जो है हमको देना है एग्ज़ाम के लिए, तो मिनिमम कितना टाइम जो है हमको देना ही पड़ेगा? क्योंकि जो ये है कि 6 महीने में, 8 महीने में तो बच्चा स्टार्ट तो करता है, पर फिर जब उस टाइम पे हो नहीं पाता है तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक है। तो एक परफेक्ट, मतलब एक मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए जिसमें बच्चा एग्ज़ाम जो है वो ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर कर सकता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकता है? तो आपके अकॉर्डिंग जो है वो कितना टाइम देना लग सकता है? ये तो बहुत ही जेन्युइन प्रश्न भी था। बतौर टीचर और बतौर एस्पिरेंट जो मेरा अनुभव रहा है, मुझे लगता है जितना सिलेबस है पीएससी का और जो भी पूरा आंसर राइटिंग का पूरा है, मुझे लगता है 1 से 1.5 साल तो मिनिमम लगता है। सिलेबस इतना है, आपको कवर करने में ही समय लगेगा, क्योंकि हम जब शुरुआती दौर में होते हैं तो उतनी जल्दी हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। सिलेबस करना, उसको बार बार पढ़ना, रिवाइज करना, लिखना, क्वेश्चन लगाना, तो इट टेक्स 1 and 1.5 4 से 5 महीने का टाइम तो जो है वो सिर्फ एक बार रीडिंग कर, पूरा का पूरा सिलेबस रीड करने में जो है वो लग जाता है। उसके अलावा फिर आपको जो है रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो एटलीस्ट 1 to 1.5 ईयर्स जो है वो लगते हैं। अब एक जो स्पेशल क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपके जैसा कि इंटरव्यू में बहुत ही शानदार मार्क्स हैं, कि आपके, मैं बताना चाहूँगा कि मैम ने जो है इंटरव्यू में 155 मार्क्स जो है वो मैम को मिले हैं। तो मैं एक तो जानना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम के लिए वो कितना है, और ख़ास करके जैसे अभी 2019 का इंटरव्यू होने वाला है, तो जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए आपका क्या टिप्स रहेगा, इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं, नो डाउट मार्क्स आपको इन आउट बिल्कुल करते हैं, लेकिन एमपीपीएससी में जो एक मेन गवर्निंग पोर्शन है वो एमपीपीएससी के मेंस के एग्जामिनेशन के नंबर है। लेकिन ये है कि इंटरव्यू में 5 से 10 नंबर और 15 से 20 नंबर का खेल भी आपको बहुत ऊपर नीचे कर सकता है। जैसे कि मैम अभी इस बार हमने देखा है कि 100 से लेके 165, मतलब कि ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का जो है वो गैप है इंटरव्यू के मार्क्स में। तो अभी देख के ये पता चलता है कि इंटरव्यू के मार्क्स का इंपॉर्टेंस जो है ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अगर आप 60 मार्क्स पीछे हैं तो ऑलमोस्ट हो सकता है कि आप टॉप 10 में आने वाले हों और आप टॉप 100 से भी बाहर हो जाएं। तो इस हिसाब से जो है आप एक, हाँ जी, देखिए इंटरव्यू में जो नंबर है, इंटरव्यू आपके किसी भी प्रकार के आपके थ्योरेटिकल नॉलेज का एक कोई भी सेशन नहीं है। इंटरव्यू वहाँ आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है कि आप ओवरऑल व्यक्ति कैसे हैं या आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, है ना। कि अगर आप पे प्रेशर भी बनाया जाता है इंटरव्यू में कि भाई आपको चीज़ें दी जाती हैं, कंडीशन दी जाती हैं, सो आप कितने कामली उन चीज़ों को सुन रहे हैं। सुनना भी एक मतलब लिसनिंग भी बहुत एक वहाँ करनी पड़ेगी, इफेक्टिव लिसनिंग, और उनको बहुत कामली आपसे कितना जवाब देते हैं। अगर आपको नहीं आता आप एक्सेप्ट करें अपनी गलती। एक चीज़ और है, इंटरव्यू में कभी भी आप इंटरव्यूअर से ऊपर उठ नहीं सकते, क्योंकि सीधी बात है वो वहाँ बैठे बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, वो आपका परीक्षण कर रहे हैं। कई इवेंट ऐसे आते हैं कि इंटरव्यू जो है वो खुद इंटरव्यूअर बन जाता है, तो वो चीज़ों से बचना है। तो उन चीज़ों से बचना है। और दूसरी चीज़, आप जितने अपने आप को काम रख के, सहज रख के आप प्रश्नों का उत्तर देंगे, मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत इम्पैक्टफुल रहेगी। और अगर लोगों को ये रहता है कि हम ड्रेसिंग क्या पहने, अटायर क्या पहने, मेरे हिसाब से अटायर जो भी हो, आप बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए उसमें।
ये ना हो अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो आप पूरी प्लेट ही सही कर रहे हैं, अगर आप ब्लेजर पहन रहे हैं तो आपको गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो इन चीज़ों से बचें। और करेंट अफेयर्स का भी उतना ही रोल है जितना कि आपके स्टैटिक का रोल है। अगर आपको नहीं आ रहा है, यू कैन से सॉरी, वेरी पेशेंटली यू कैन से सॉरी, और वहाँ पे आप जो है ना आप वो बन के जाएं, ना कि कोई आप दूसरा आवरण आप पहन के जाएं, क्योंकि वो आपको कुछ ही मिनटों में आपको देख लेंगे। और सीधी बात है, वहाँ बैठे बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, तो उनके दिल में आप रिस्पेक्ट आपको करनी भी चाहिए और वो लेके भी जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आप करते नहीं है तो वो दिख जाता है जी। तो ये चीज़ें मुझे लगता है काम में आ सकती हैं आपके। जी मैम, मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगा मैम कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में और ख़ासकर कि जैसे कि आपने एक अच्छी पोस्ट सिक्योर की है, एक अच्छी पोस्ट सिक्योर करने के लिए नोट्स मेकिंग का कितना इम्पोर्टेंट जो है मैम? ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो नोट मेकिंग आपके लिए सबसे, क्योंकि यही ब्रह्मास्त्र है। सो मेरे हिसाब से देखिए, नोट मेकिंग ये है, अगर आप किसी कोचिंग के थ्रू आप तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स जो आपको बनवा दिए जाएंगे वहाँ पर, है ना। और अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो खुद के नोट्स बनाने हैं वो इतने कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं कि आपके एक बार के नोट्स में आपका 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर सब चीज़ें कवर हो जाएं। लोग बोलते हैं हम सिर्फ मार्कर्स के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएं, तो मैं कहूँगी मार्कर्स के अकॉर्डिंग नोट्स ना बनाएं, कंटेंट लिखें, उसी में से आप छांटने की कोशिश करें। पहली चीज़, कोशिश करें आप बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नोट्स ना बनाने के लिए ना, मतलब थ्योरेटिकल नोट्स ना बनाकर डायग्रामेटिक नोट्स बनाएं, फ्लो चार्ट्स के थ्रू नोट्स बनाएं, हाँ, है ना। तो इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो लर्निंग आसान हो जाएगी। और जब आपको 6 महीने 1 साल पढ़ के हो जाए, उसके बाद सिनॉप्सिस बनाएं। सिनॉप्सिस कभी पहले नहीं बनाए जाते। और वन मोर थिंग, हर व्यक्ति के सिनॉप्सिस अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति उसे 2 पेज में समराइज कर सकता है, कोई व्यक्ति उसे 3 पेज में समराइज कर सकता है। तो फलाने टॉपर के इतने छोटे नोट्स थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके नोट्स हैं, आप जैसा चाहें बनाएं बस, लेकिन नोट्स को क्लियर रखें आप। एक और मैम, एक जो सबसे MPPSC के पेपर में अभी 2 सालों में जो लास्ट में निकल के आया है कि पेपर 3 जो है वो उसका रिलेवेंस जो है बहुत बड़ा है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पेपर है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है और साथ ही आपको एग्ज़ाम से बाहर भी कर सकता है। तो मैं स्पेशली पेपर 3 की आपकी स्ट्रैटेजी जानना चाहूँगा। ओके, देखिए पेपर 3 में जो पोर्शन है, एक जो बहुत ज़्यादा गेम चेंजर हो रहा है, वो हो रहा है कि आपका तो फिजिक्स केमिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन हर साल ऐसा पूछा जा रहा है जो नहीं बन रहा है, और एक क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से ऐसा आ रहा है। बाकी मैथ्स से तो पहले भी क्वेश्चन ऐसे आते रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो जो 2 क्वेश्चन है ना, उनको इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री को भी अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ से आपसे 5 मार्कर में ऐसी दिक्कत नहीं जानी। लेकिन हाँ, आप 11th 12th की जो फिजिक्स की और केमिस्ट्री की बुक है, जैसे कि बॉन्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं या फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वांटम से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कुछ पोर्शन 11th 12th से भी वहाँ से कुछ चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। NCERT से आप देख सकते हैं। मार्केट में एक NCERT 6 to 12 करके बुक अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड बुक। और आप मैथ्स बहुत अच्छा कर लें, क्योंकि मैथ्स से सीधे सीधे क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद आपका एनर्जी वाला पोर्शन है, सरल पोर्शन है, बन सकता है। 10th यूनिट है, आसान है, बन सकती है। तो उस जो टेबू बना रखा है ना कि 3rd पेपर नहीं बनता, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे नहीं बनते। सेम क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री में भी नहीं बनते, क्योंकि हिस्ट्री में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ पे मैथ्स बहुत अच्छा कर लें, आप अपना टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वाला पोर्शन बहुत अच्छा कर लें, और जैसे बायो है, बायो से कभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आउट नहीं गया, उनको अच्छा कर लें। 1 से 2 क्वेश्चन के लिए अगर आपको सिर्फ टाइम बचता है तो आप 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री की आप बुक देख सकते हैं, वहाँ से आपकी चीज़। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले साल भी जो है पेपर 3 में कुछ क्वेश्चन जो हैं आउट ऑफ सिलेबस या फिर थोड़ा हट के आए थे। इस साल के जो मेंस में जो है हिस्ट्री में कुछ 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लीक से हट के थे, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो परेशान हो जाते हैं और मुझे लगता है कि वो उस सब्जेक्ट में PhD करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ एक जो ऐसा लीक से हट के आ रहा है, तो क्या उस पर्टिकुलर पेपर के लिए PhD करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपको नहीं आ रहा है, आपके जैसे 10,000 लोग हैं उनको भी नहीं आता। हमने भी छोड़ा था, हमारा भी 19 में भी छूटा, 20 में भी जो साइंस का पेपर था उसमें भी क्या छूटा, क्योंकि वो किसी को ही नहीं आता। आप कितना पढ़ेंगे, ऑलरेडी पढ़ने बहुत कुछ। तो मेरे हिसाब से कि जो नहीं आ रहा है ना, आपसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स बिगड़ लगाए बन जाए तो कर लीजिए, अदरवाइज आप उसका आप रिस्क ले सकते हैं। अब हिस्ट्री में एक पैटर्न ही चलता आ रहा है, पहले वर्ल्ड हिस्ट्री आती थी,
2 से 3 क्वेश्चन नहीं बनते 3 मार्क करके, हम तो प्रिपेयर होके गए थे कि नहीं बन, कि हो सकता है ना बने, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, सबसे नहीं बने। जी तो आप समझ रहे हैं, आप 3 मार्क करके पीछे आप 30 दिन नहीं जी, लगा जी। सकते हैं। जी तो आप उनमें अपना समय व्यर्थ ना करें, आप बाकी चीजों को बहुत जो आसान है उसको जल्दी करें, पहले करें। पीएचडी करने की कतई आवश्यकता नहीं है, मैं कहूँगी मास्टर्स करने की भी कतई आवश्यकता नहीं है। तो जो ये हट के आते हैं उन पे पीएचडी करने से अच्छा है कि जो सिलेबस है उस पे आप फोकस करें, तो जितना वो आपसे नहीं बन रहा है उससे वो आपका कवर कर जाएगा। मैम मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज का जो है, खास करके मेंस की टेस्ट सीरीज का कितना इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम के लिए? देखिए टेस्ट सीरीज जो है, देखिए जो मेंस टेस्ट सीरीज का है, बिल्कुल कि मेंस की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ़ायदा करती है। क्यों करती है? मेंस 2 चीज़ों करती है, एक तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का ना, कि क्वेश्चन पूछा क्या गया और हम लिख क्या रहे हैं, तो एक उसका फ़र्क है। दूसरी चीज़ एक माहौल का फ़र्क है कि जब आपके ऊपर 3 घंटे में आप जब लिख रहे होते हैं, आपको आए कि नहीं आए आपको लिखना है, तो जब आप उस माहौल में रहते हैं ना, तो आपका अंदर से आप कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे लिखना ही लिखना है। जब हम रूम पे अकेले बैठ के लिख रहे होते हैं तो क्या होता है कि नहीं आ रहा तो चलो कोई बात नहीं, पढ़ के लिख लेते हैं, छोड़ देते हैं। आपको कोई जज करने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई मार्क करने वाला, इवैल्यूएट करने वाला है। हालांकि मेंस के टेस्ट सीरीज के नंबर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि वहाँ का कॉपी चेकर और यहाँ के कॉपी चेकर में भी अंतर है। और एक चीज ये भी है कि आप जिससे भी कॉपी चेक करा रहे हैं, या तो उस ऑलरेडी उन व्यक्तियों ने मेंस दिया हो जिससे उनको लिखने का भी आइडिया हो कि क्या लिखना था क्या नहीं लिखना था, एक चीज ये भी है। लेकिन मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी प्रैक्टिस के लिए है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, आपका जो डर है उसको भगाने के लिए है। एक मेंस की टेस्ट सीरीज से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब हम नॉर्मली लिखते हैं, हमारा डर खत्म हो जाता है कि भाई ठीक है पेपर ही तो है, और आपको क्वेश्चन को जो उसे सॉल्व करने का एक अप्रोच बदल जाती है कि मुझे पहले कौन सा लिखना है, दूसरा कौन सा लिखना है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। तो इस कारण से टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। अब इसमें दो क्वेश्चन मैम है कि जैसे कि आप देखते हैं कई लोग जो है वो डे फर्स्ट से आंसर राइटिंग करने की कोशिश करते हैं, और एक जो एस्पिरेंट का जो एक वर्ग है वो क्या करता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को डिले करता है, कि वो इवन वो मेंस के 2 महीने पहले भी बोलते हैं कि भाई कंप्लीट हो जाए एक बार सिलेबस उसके बाद लिखेंगे, और कभी उनकी आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज हो नहीं पाता है। तो मैम मैं इन दोनों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कब जो है हम आंसर राइटिंग शुरू करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है कि देखिए मेंस की आपको आंसर राइटिंग तब करनी है जब आप वो सब्जेक्ट, आप जैसे मान लीजिए 2 यूनिट है ना, या किसी आप 5 यूनिट है, अगर आपकी 1 यूनिट हुई है, अगर आपको उसके बारे में पूरी चीज़ समझ बन गई, आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई कि हाँ अगर मुझसे पूछा है तो मुझे आता है, आपका पढ़ के 1-2 बार हो जाए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग करें। क्योंकि डे 1 से आंसर राइटिंग करने पे आप समझ ही नहीं पाएंगे आपको लिखना क्या है। होता भी क्या है, क्यों 1 यूनिट कंप्लीट होने के बाद लिखें, तो कई बार होता है यहाँ का कंटेंट आप यहाँ उसको पेस्ट करेंगे, तो वो समझ कब बनेगी जब हम एक बार पढ़ लें, आप उसे याद कर लें, 1 से 2 बार रीड कर लें, तब करें, तो है ना। तो आंसर राइटिंग शुरुआत के 6 महीने में आप ना भी करेंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब आपके पास कंटेंट ही नहीं है जब, तो आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास ना डाटा है ना कंटेंट है, तो बिना कंटेंट के आप ऐसा है कि हमारा एग्जाम निकल गया, उसके बाद भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछे और जिसमें कंटेंट है नहीं, तो बहुत ही अच्छा आंसर राइटिंग है तो उसमें हम क्या लिखेंगे? तो कंटेंट जो है वो पहले इंपॉर्टेंट है। कंटेंट आप तैयार करें, उसके बाद लिखें। और ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आपको कंटेंट आ गया ना, आपको याद हो गया ना, फिर लिखना बड़ा दिक्कत काम नहीं है। और एक और जो लोग कभी आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, देखिए इसके भी दो चीजें हो सकती हैं। बहुत लोगों को रहता है कि डर की वजह से कि मार्क्स कम आएंगे, इसकी वजह से वो जो है ना प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज देते हैं कि डिमोटिवेशन होगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए डर के तो वैसे भी कुछ नहीं होना है ना, तो ये जो डर है ना, यहाँ पे समझिए आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं कम आ रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, या आप किसी कोचिंग में टॉपर हैं कि लोएस्ट है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आपके हैं। डर के तो वैसे भी कुछ नहीं होना, डर के वहाँ नंबर कम आए से अच्छा यहीं बेइज्जती करा लें। मेरा खुद यही बोलना है कि भाई अगर आपके मार्क्स यहाँ पे कम आ रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो मार्क्स आपके बढ़ेंगे तो है नहीं कि चलिए टेस्ट सीरीज नहीं देने से, आंसर राइटिंग नहीं करने से मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि आप मत दीजिए, पर ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो जो है नहीं आप बिल्कुल, क्योंकि आप ये चीज समझिए, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो अगर एक बार आपसे वो क्वेश्चन गलत हुआ तो दूसरी बार गलत नहीं होगा। गलतियों से सीखने के लिए हम टेस्ट लगा रहे हैं, तो कोई देखो डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा है ना, ये सिर्फ आपके एवेल्युएशन के है।
इसमें अच्छा है तो अपने आप को जरूर अपने आप को जरा चेयरअप भी करें कि हाँ तुमने अच्छा किया, नहीं है तो कोई बात नहीं, सीख के कर लेंगे। जी जी। तो ऐश्वर्या मैम के जो आंसर राइटिंग से मेरे को 3-4 पॉइंट जो क्लियर ये समझ में आए हैं कि एक तो टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस जो है वो कि सिलेबस कवर करने में हेल्प करता है, दूसरा ये है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरी चीज़ जो मैम की बात से मेरे को ये समझ में आया कि जो है आप गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ करके जो है सीखते जाते हैं, तो जो वहाँ पे गलतियों का चांसेस है या रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है मैम, मैं लास्ट में जानना चाहूँगा कि जो आने वाले 2022 के मेंस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, और जो अभी 2019 के जो इंटरव्यू हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? ओके, देखिए 2019 का इंटरव्यू पहले है, तो बस इंटरव्यू के पहले भी ये कि जो आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं आप उन्हें भी बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि एक अच्छा कुछ लंबा उथल पथल हो रही है बिहार में, एक वो आप बहुत अच्छे से कर लें। एक आपका जो DAF है आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि एक जो बेसिक बातचीत की शुरुआत होती है वो DAF से होती है। फिर आप स्टार्ट से ही कर दीजिए। तो जो इंटरव्यू के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उन पे आपने सामान्य समझ आप तैयार कर लें, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, या इसका क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि बतौर सिविल सर्वेंट हमें इसके सॉल्यूशन पे काम करना है। और एक चीज़ जो आपका बेसिक DAF जो है आप उसे डिटेल में तैयार कर लें, क्योंकि DAF से शुरुआत होती है बातचीत की वहाँ से। बिल्कुल। और एक सामान्य समझ से कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं करना है, इंटरव्यू सिर्फ आपके परीक्षण है, आप कैसे हैं, तो आप सिर्फ है ना कोई टेबू न बनाकर उसको सामान्य ही रूप में आप अपने स्वयं को जितना निखार सके निखार लें। और जो जिनका 2022 का मेंस है, सबसे पहले उनसे यही कहूँगी आप शब्दशः अपना सिलेबस तैयार करें, जो लिखा है कि आपके पास उसका मटेरियल है, नहीं है तो उसके नोट्स बनाएं। नोट्स आप कहीं से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फलानी बुक से ही बनना चाहिए, जो पूछा गया है आपसे वो बनना चाहिए आंसर। इसके बाद अगर आपका एक बार पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें, बेसिक सिलेबस कंप्लीट करें 1 आध महीने में, फिर उसको धीरे धीरे लिखने की कोशिश करें। ऐसा कुछ नहीं है कि फलानी टेस्ट सीरीज ही आपको ज्वाइन करनी है, कुछ आप खुद से भी टेस्ट बैठ के लिख सकते हैं। अगर आप अंदर सेल्फ डिसिप्लिन इतना है कि आप बिना चीटिंग किए 1.5 घंटे 3 घंटे लिख सकते हैं, आप खुद लिख लीजिए, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी जो गलतियां कर रहे हैं उससे सुधार भी करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी मैम, मैं एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहूँगा कि जैसे कि एक जो है ये बन गया है माहौल कि भाई आपकी तैयारी जो है आप दिल्ली जाके या फिर इंदौर जाके ही तैयारी कर सकते हैं, तो जैसे कि आपने और मैंने दोनों ने ही जो है विदिशा में रह के ही मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन का जो अपना टाइम है वो विदिशा में ही हम लोगों ने रह के तैयारी की है, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? डेफिनेटली तैयारी का ऐसा कोई भी प्लेस से तैयारी का कोई ऐसा सीधा संबंध नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि आप कहीं भी रह रहे हों, क्योंकि तैयारी आपको करनी है, पढ़ना आपको है, आप कहीं पे भी रह के तैयारी कर सकते हैं, बस लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन सब जगह चाहिए। अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो भी सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, आप सेल्फ करें तो भी डिसिप्लिन चाहिए, इवन लाइब्रेरी में भी सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। अगर आपको लगता है घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, क्योंकि लाइब्रेरी में 10 लोगों को देख के हम पढ़ने लगते हैं। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, लोगों को मीडियम का लगता है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन होता है, इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन होता है। मन में क्वेश्चन रहता है कि क्या हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन कम हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सफलता का कोई भी मीडियम से ऐसा कोई रिलेशन सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि जो पूछा है आपका इवैल्यूएशन उस पर किया जाएगा, तो मीडियम भी कभी आड़े नहीं आता। मैंने हिंदी में पेपर दिया था, लोगों के इंग्लिश मीडियम वालों के भी निकले हैं। मैं हिंदी में ही मेरा हाँ, जबकि हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इंग्लिश में रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पेपर किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन ईमानदारी अपनी तैयारी के साथ